हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के आगे जनरल यूजेज के बारे में। ठीक है, बाकी इंडिकेशंस पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम बात करेंगे जनरल इंडिकेशंस के बारे में, जनरल यूजेज के बारे में। बाकी इंडिकेशंस के बारे में बात कर चुके थे, कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं जनरल यूजेज के बारे में। जनरल यूजेज में सबसे पहले है डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि जनरल यूजेज में मैंने पहले भी बताया था, मेनली क्या होता है, जो जनरल हेल्थ होती है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि स्किन केयर के लिए है, वेलनेस थेरेपी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसलिए इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट हीट ली जाती है, मॉडरेट हीट होती है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, जिसके कारण वहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी। प्लस मसाज भी दिया जाता है, इससे वहाँ पे क्लीनिंग कह सकते हैं, क्लीनिंग, स्किन क्लीनिंग भी होती है और वहाँ पे बॉडी कह सकते हैं जो स्किन होगी वो हेल्दी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल यूजेज में डिटॉक्सिफिकेशन की। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जब हम यहाँ पे स्टीम प्लस हीट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगी, स्वेटिंग ज़्यादा से इंड्यूस्ड होगी। अब जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो जो स्वेट के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे तुम्हारा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, ये थ्रू भी ये सारी चीज़ें वहाँ बॉडी से रिमूव होंगी। और जब ये सारी चीज़ें रिमूव होंगी, स्किन के पोर्स वहाँ पे जो सरफेस पे डेट होती है, प्रेजेंट रहती है, वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगी और सारी इम्प्योरिटीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। इससे क्या होगा, जो पर्सन होगा फ्रेश फील करेगा। तो वैसे तो अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जाए तो बॉडी का सबसे मेन आर्गन कौन सा रहता है, लीवर एंड किडनी, ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेन आर्गन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वेट को कह सकते हैं, जो स्किन रहती है, स्किन भी एज ए सपोर्टिव थेरेपी के वहाँ पे किडनी के और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में कह सकते हैं, देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब जब वहाँ से स्वेट रिमूव होगा तो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होगा, उसको भी ये सपोर्ट करेगी और वहाँ से बॉडी के जो टॉक्सिन्स होंगे वो वहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, तो हीट देंगे, स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी, स्किन क्लीन होगी, एज ए सपोर्टिव डिटॉक्सिफिकेशन कार्य होगा। सेकेंड है रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी क्या होता है, रिलैक्सेशन थेरेपी का मतलब हो गया वहाँ पे जो तो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस रहती है, इसके अलावा हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनिशिएट होता है। जब हम वार्म थेरेपी देंगे, वहाँ पे स्टीम बाथ देंगे प्लस मसाज देंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो कह सकते हैं रिड्यूस होगा और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो मसल की टेंशन होती है वो भी रिड्यूस होगी। प्लस क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट हो रहा है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिड्यूस हो रहा है, तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्रेस होगा तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जैसे कार्टिसोल होते हैं, उसका भी सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होगा, वहाँ पे जो एंडोर्फिन हार्मोन है या फिर जो सेरोटोनिन होता है वो रिलीज होने लगता है। ये क्या करता है, हार्मोन माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएंगे तो उससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा और वहाँ पे जो एंजाइटी होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी और इसके अलावा जो स्लीप क्वालिटी होगी और कह सकते हैं अच्छी हो जाएगी। तो मॉडरेट हीट प्लस मसाज, ये दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन काज करेंगे प्लस डीप रिलैक्सेशन वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको ये एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है प्री मसाज वार्मिंग। प्री मसाज वार्मिंग का मतलब मसाज से पहले वहाँ पे तुर्किश बाथ का यूज करना, कह सकते हैं बॉडी को क्या करना, वार्म करना। तो मसाज से पहले मैंने बताया सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ पे हीट थेरेपी दी जाती है। ठीक है, अब जब हीट थेरेपी वहाँ पे देंगे तो उसकी वजह से क्या होंगी, जो मसल्स होंगी, बॉडी होगी वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगी, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर पॉइंट होगा वो वहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उससे क्या होगी, जो मसल्स होंगी वहाँ पे जो मसल्स होंगी वो भी रिलैक्स होंगी। तो
तो मसाज से पहले वहाँ पे हीट इसलिए दी जाती है जिससे क्या हो, वहाँ पे जो मसल्स हों वार्म हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या होगा वहाँ पे पेरिफेरल वेसोडाइलेशन काज होगा। अब पेरिफेरल वेसोडाइलेशन काज होगा, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इम्प्रूव होगा, और जो वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं उनकी भी इलास्टिसिटी वहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी बढ़ेगी वहाँ पे मसल स्पैज्म रिड्यूस होगा और वहाँ पे इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे मसाज देते हैं, मसाज क्या होगा और ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे और ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पे फील कराता है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, स्पा या जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे मसाज से पहले क्या करते हैं, स्टीम थेरेपी वहाँ पे दी जाती है, क्योंकि स्टीम थेरेपी से क्या होगा वहाँ पे जो मसल्स होंगी वो भी रिलैक्स होंगी, सर्कुलेशन बेटर होगा, और वहाँ पे कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी इम्प्रूव होगी और वहाँ पे स्किन हेल्दी फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल हाइजीन्स एंड स्किन, ठीक है, क्लीनिंग। तो जनरल हाइजीन्स मतलब जो जब हम तुर्किश बात देंगे तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड होती है और प्लस स्वेटिंग इंड्यूस होगी। इसके अलावा कैसे स्क्रबिंग करते हैं जिससे वहाँ पे जो डेड स्किन्स होती है वो भी रिमूव होगी बॉडी से, ठीक है। फोम मसाज से स्किन क्लीन होगी। तो ये सारी चीज़ें करने से वहाँ पे कह सकते हैं जो डेट होगा या जो एक्सेस आयल रहता है वो रिमूव हो जाता है, और जब एक्सेस आयल वहाँ से रिमूव होगा, डेट होगी वो भी रिमूव होगी, तो इससे वहाँ पे जो स्किन होगी वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। बॉडी की ऑर्डर कम हो जाएगी, स्किन फ्रेश एंड हेल्दी फील करेगी। तो यही रीज़न रहता है कि स्टीम प्लस स्क्रबिंग प्लस फोम मसाज, ठीक है, देने से क्या होगा वहाँ कंप्लीट बॉडी क्लीनिंग वहाँ पे होती है, ठीक है। तो यही काम रहता है कि जो तुर्किश बात हम दे रहे हैं, तुर्किश बात से क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि मॉडरेट हीट प्लस हाई ह्यूमिडिटी रहती है जिससे वहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी, स्किन क्लीन होगी, माइल्ड वेस्ट वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। इसके अलावा मसल्स रिलैक्स होंगी। प्री मसाज वहाँ पे मसल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे, और इसके अलावा अगर किसी स्क्रबिंग करते हैं प्लस होम वार्मिंग देते हैं, मसाज देते हैं, इससे वहाँ पे डीप स्किन क्लीनिंग होती है और हाइजीन्स भी मेंटेन होती है, ठीक है। तो इससे वहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, वेलनेस होगा, और जो वहाँ पे जनरल हेल्थ होगी वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कंट्रा इंडिकेशंस का मतलब हो गया कौन कौन सी ऐसी सीवियर, कौन कौन सी कह सकते हैं ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा वहाँ पे सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रा इंडिकेशन में हम बात करते हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स की, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें हम क्या करेंगे, तुर्किश बात अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो बहुत सारी ऐसी सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रहती हैं जो कि जिसमें क्या रहेगा, जो हार्ट होंगी और ब्लड वेसल्स होंगे जिनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम वहाँ पे स्ट्रांग थर्मल एक्सपोजर या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर नहीं देते। मेनली हम कह सकते हैं हाइड्रोथेरेपी का यूज ही वहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा वहाँ पे जो बॉडी में सर्कुलेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये और जो हार्ट का वर्कलोड होता है वहाँ पे सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, क्योंकि पेशेंट का हार्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए वहाँ पे अगर टेम्परेचर का स्टिमुलस हम देंगे उसके कारण क्या होगा, हार्ट की कार्डियक स्ट्रेस बढ़ जाएगी, कह सकते हैं। जब टेम्परेचर स्टिमुलस से कार्डियक स्ट्रेस बढ़ेगी तो क्या होगा, हार्ट पे वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ेगा और वहाँ पे ब्लड प्रेशर सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, और हार्ट फेलियर के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। हार्ट फेलियर या फिर और भी जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब सीवियर कार्डियोवैस्कुलर अगर डिजीज है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोथेरेपी अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर करते भी हैं तो किसी मेडिकल सुपरविजन में ही हम करेंगे इसको। सेकेंड है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली वहाँ पे हाई रहता है और वहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं या जो लाइफ स्टाइल चेंजेज हैं उनसे भी कंट्रोल नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोथेरेपी अवॉइड करेंगे। क्योंकि हार्ट वाटर थेरेपी से क्या होगा, इंटेंस
वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन में से अगर उसके बाद कोल्ड एक्सपोजर देंगे उससे क्या होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा और वहाँ पे ब्लड प्रेशर और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब जो ब्लड प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा तो उस समय क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो तुर्किश बात होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। ठीक है, प्लस वहाँ पे स्टीम भी यूज होती है, इससे वहाँ पे जो ब्लड बॉडी का टेम्परेचर होगा और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण वहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ पे और ज़्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ब्लड प्रेशर वहाँ पे अनकंट्रोल्ड है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे अगर हम यहाँ पे थेरेपी देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ेगी और वहाँ पे हार्ट का स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी फ्लक्चुएट करेगा और वहाँ पे डिजीनेस या फेनेटिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन है वहाँ पे हम तुर्किश बात को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मेनली होता क्या, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है और वहाँ पे हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगती हैं। मेनली होता क्या है, जब कोरोनरी आर्टरी वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, न्यूट्रिएंट की डिलीवरी है, वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, जिसके कारण वहाँ पे जो हार्ट डैमेज हो जाता है। तो अगर वहाँ पे रिसेंटली हार्ट अटैक की कंडीशन हुई है तो उस समय उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट पहले से ही मसल को रिकवरी फेज में होगा और वहाँ पे तुर्किश बात अगर दे दिए तो क्या होगा, हाई हीट से वहाँ पे हार्ट रेट हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, जिससे ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हार्ट रहता है उस पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन उस पर पड़ने लगता है। पहले से ही रिकवरी हो रही होती है, इस पर और एक्स्ट्रा वहाँ पे बर्डन पड़ सकता है। ठीक है, अब ज़्यादा बर्डन पड़ने लगेगा, उससे क्या होगा, वहाँ पे चेस्ट पेन हो सकता है या फिर जो हार्ट की रिदम्स होगी वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब जो हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होगी तो कार्डियक फेलियर की भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसीलिए वहाँ पे रिसेंटली अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, तुर्किश बात अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एरिथ्रीमिया की कंडीशन। एरिथ्रीमिया में क्या होता है, मेनली जो हार्ट की रेट होती है या फिर रिदम्स कह सकते हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, हार्ट बहुत वहाँ पे तेज़ी से वहाँ पे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी या फिर कहीं कहीं हार्ट रेट बहुत ही स्लो हो जाती है, कह सकते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। तो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी तो क्या करेंगे, अगर उस कंडीशन में हम तुर्किश बात देंगे तो हीट स्टिमुलेशन से जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी हार्ट रेट होगी और रिदम्स होगी वो वहाँ पे इफेक्ट होगी। ठीक है, एरिथ्रीमिया वाले पेशेंट में वहाँ पे कह सकते हैं अगर ये स्टिमुलेशन देंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा डेंजरस कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि हार्ट रिदम्स पहले से ही अनस्टेबल है और ज़्यादा वो अनस्टेबल हो सकती है, तो वहाँ पे पैल्पिटेशन बढ़ सकता है। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सीवियर केस में वहाँ पे फेनेटिंग या फिर कार्डियक इमरजेंसी जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए क्या करेंगे, अगर एरिथ्रीमिया की कंडीशन है तो एरिथ्रीमिया वाले पेशेंट्स में हम तुर्किश बात नहीं देंगे, वो कंट्राइंडिकेटेड माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्यूट इलनेस की। तो एक्यूट इलनेस में जैसे बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, जिसमें फीवर हो गया। फीवर भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से या नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, और ये होता किस कारण से, हो सकता है बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो या कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया हो। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वहाँ पे फीवर बढ़ जाता है। तो अगर वहाँ पे हाई टेम्परेचर है और वहाँ पे हम तुर्किश बात अप्लाई करेंगे तो वहाँ का भी टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब पेशेंट का पहले से ही फीवर वहाँ पे है और तब जिससे बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज है, तब अगर हम बॉडी को और ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होगा
वो इन्फेक्शन से लड़ने में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट देंगे तो उससे वहाँ पे और ज़्यादा बॉडी पे एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेस कह सकते हैं पड़ जाएगा, ठीक है, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा बॉडी से ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं वाटर लॉस होगा और वहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूट फीवर की कंडीशन में, और इसको अप्लाई नहीं करेंगे। वीकनेस या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो एक्यूट फीवर की कंडीशन में भी हम क्या करेंगे वहाँ पे तुरंत इस बात को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन, अगर वहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है वहाँ पे सडनली इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और वहाँ पे जो बॉडी होती है बॉडी की एक्टिव इन्फ्लामेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है, वो चल रहा होता है। तो उससे क्या होगा वहाँ पे जो हम तुर्किश बात देंगे तो हीट से बॉडी का सर्कुलेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा जो इन्फेक्शन है इन्फेक्शन के टाइम वहाँ पे बॉडी का एक्स्ट्रा वहाँ पे इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम क्या होता है बॉडी का ऑलरेडी वहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट देंगे तो उससे इन्फेक्शन और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है, कह सकते हैं इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है, फीवर और ज़्यादा हो सकता है, ठीक, जिससे वीकनेस आ जाएगी, ठीक है, और बॉडी का जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो एक्टिव अगर वहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव एक्यूट इन्फेक्शन के अलावा वहाँ पे इसको हम क्या करेंगे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवियर अस्थमा अटैक के बारे में, ठीक है। अगर सीवियर अस्थमा अटैक होता है उसमें क्या होता है अचानक वहाँ पे जो हमारा एयर वे होता है वो नैरो हो जाता है। अब जब एयर वे नैरो हो जाएगा वहाँ पे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम तुर्किश बात देते हैं तो वहाँ पे जो हीट है और जो ह्यूमिडिटी एयर है, ह्यूमिड एयर कह सकते हैं, उससे क्या होगा एयर वे में इरिटेशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो सीवियर अस्थमा की कंडीशन में हम वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि पहले से ही वहाँ पे कंप्रोमाइज़्ड बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड है, तो उस कंडीशन में अगर हम वहाँ पे हीट और ह्यूमिडिटी देते हैं तो उस कारण से वहाँ पे जो ब्रोंकियल रिएक्शंस होता है वो और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। ब्रोंकियल रिएक्शन इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो डिफ़िकल्टी होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे व्हीजिंग जैसी साउंड का अपीयरेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऑक्सीजन का लेवल भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे और ज़्यादा कह सकते हैं सीवियर अस्थमा अटैक की कंडीशन पड़ सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं अगर वहाँ पे अस्थमा की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे तुर्क इस बात को अवॉइड करेंगे, ठीक। इसके अलावा एक्टिव साइनस और थ्रोट इन्फेक्शन, अगर वहाँ पे किसी के एक्टिव साइनस या फिर थ्रोट में इन्फेक्शन है तो वहाँ पे भी क्या करेंगे हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम तुर्किश बात देते हैं तो स्टीम क्या करेगी कुछ माइल्ड कंजेशन में वहाँ पे रिलैक्स दे सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन में क्या होता है एक्सेसिव हीट और ह्यूमिडिटी इरिटेटेड टिश्यू होंगे उन पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन काज करती है। अब उनको और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी, इससे क्या होगा इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम ऐसी कंडीशन में देंगे और ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन बढ़ेगा और वहाँ पे साइनस प्रेशर और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शियस जो सिम्टम्स होंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एक्टिव साइनस या फिर थ्रोट इन्फेक्शन की कंडीशन में हम तुर्क इस बात को अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्किन कंडीशन के बारे में। अगर स्किन की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें क्या करेंगे हम तुर्किश बात अवॉइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्टिव एक्जिमा की कंडीशन। एक्टिव एक्जिमा में क्या होता है वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी स्किन
कह सकते हैं वहाँ पे हो जाती है। एक्जिमा में क्या होगा, जो स्किन होगी उनमें उसमें इन्फ्लामेशन काज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे रेडनेस, इचिंग, ड्राइनेस, इरिटेशन जैसी वहाँ पे अपीयरेंस होने लगता है, ठीक है। तो एक्टिव एक्जिमा में क्या करेंगे हम, वहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि तुर्किश बाथ देने से क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, स्टीम भी है, तो वहाँ पे जो स्किन है, स्किन में हीट एक्सपोजर लगने से और ज़्यादा स्वेटिंग बढ़ेगी, ठीक है। और वहाँ पे जो एक्टिव एक्जिमा होगा, स्किन पहले ही वहाँ से कह सकते हैं बैरियर पहले से ही डैमेज हो गए होते हैं, इसलिए हीट और मॉइस्चर इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इचिंग और रेडनेस का रिस्क बढ़ जाएगा, स्किन इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, और वहाँ पे जो बर्निंग सेंसेशन होता है और ज़्यादा वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, ठीक है। इसीलिए एक्टिव एक्जिमा की कंडीशन में हम तुर्किश बाथ को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की बात करें। फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, वहाँ मेनली कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में भी क्या होगा, वहाँ पे जो स्किन होगी, स्किन में वहाँ पे फंगस ग्रो करेंगे, जिसके कारण वहाँ पे इचिंग, रेडनेस या फिर स्कैल्पिंग की कंडीशन डेवलप होगी। जब स्केलिंग होगा और इरिटेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम वार्म बाथ नहीं देंगे, वार्म प्लस मॉइस्ट इन्वायरमेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फंजाई और ज़्यादा वहाँ पे उसको कह सकते हैं बात देने से वहाँ पे जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो फंगल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो फंगल ग्रोथ होती है उसके लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, ठीक है। तो इस कारण से अगर वहाँ पे हम मॉइस्ट बाथ देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फंगल की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब फंगल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे इचिंग है, इरिटेशन जैसी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो हीलिंग का प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो एक्टिव फंगल इन्फेक्शन की अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे तुर्किश बाथ को अवॉइड करेंगे, उसको क्या कहते हैं, वो कंट्राइंडिकेटेड माना गया है, ठीक है। इसके अलावा ओपन वुंड की कंडीशन, तो ओपन वुंड में भी क्या होता है, वहाँ पे जैसे कट है, अल्सर है, या फिर सर्जिकल वुंड की कंडीशन है, या फिर कहीं पे कह सकते हैं कोई भी वुंड हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर हम कोई भी अगर हाइड्रोथेरेपी, कोई केवल तुर्किश बात की बात नहीं, कोई भी हम हाइड्रोथेरेपी वहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है, उसको नहीं देंगे, क्योंकि ओपन वुंड की कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे स्किन का इरिटेट हो सकती है, और ओपन वुंड में सबसे ज़्यादा कंडीशन क्या रहती है, वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो एब्सेंट होता है, इस कारण से वहाँ पे जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर उस कंडीशन में हम हीट एक्सपोजर देंगे तो वुंड एरिया में क्या होगा, एक्सेसिव मॉइस्चर होगा, और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर वहाँ पे किसी वुंड है या ओपन वुंड की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे नहीं देंगे। नहीं तो अगर वहाँ पे देते हैं तो उस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन में हम इसकी वहाँ पे थेरेपी देंगे तो वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस वो भी डिले हो जाएगा, और वहाँ पे पेन है, इन्फ्लामेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंट्रा इंडिकेटेड माना गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अब हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मेनली क्या होती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, तो उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है एपिलिप्सी। तो एपिलिप्सी भी कैसी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने बताया है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन रहता है, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी तो बार बार वहाँ पे रिकरेंट सीजर्स पड़ने लगते हैं, ठीक है। अब रिकरेंट सीजर्स पड़ रहे हैं, अगर उस कंडीशन में हम तुर्किश बाथ देंगे तो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, हीट स्ट्रेस वहाँ पे, और एपिलेप्सी पेशेंट में वहाँ पे सीजर्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है, क्योंकि सीजर्स जो रहेगा उसका थ्रेशोल्ड को कम कर देती है। पेशेंट के जो पेशेंट में सीजर्स पड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड उसका कम हो जाता है। तो एक्सेसिव हीट और डिहाइड्रेशन से क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और ब्रेन की एक्टिविटी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है, जिससे जो सीजर्स अटैक होंगे उनको ट्रिगर करेंगे और वहाँ पे डिजीनेस या फिर कन्फ्यूजन फील हो सकता है। पेशेंट को वहाँ पे इंजरी का भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो अनकंट्रोल्ड एपिलिप्सी की कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें अनकंट्रोल्ड एपिलिप्सी हो गई, वहाँ पे हम तुर्किश बाथ को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं तो वहाँ पे और ज़्यादा सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है फेनेटिंग टेंडेंसी, ठीक है, जिसको हम सिनकॉप टेंडेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फेनेटिंग टेंडेंसी में होता क्या है, यहाँ पे जो पर्सन होगा उसको बार बार वहाँ पे
फेंटिंग की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। अचानक वहाँ पे बार बार उसको चक्कर आएगा, उसको बेहोश हो जाएगा, तो ये कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो इसी कारण से क्या करेंगे, अगर वहाँ पे हम तुर्किश बाथ देंगे तो हाई हीट से क्या होगा, वहाँ पे वेसोडाइलेशन काज होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, उसका सर्कुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। कहाँ पे, पेरिफेरल सर्कुलेशन कह सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो उसका ब्लड प्रेशर होगा वो टेम्परली डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों में वहाँ पे पहले से ही फेनेटिंग की टेंडेंसी है, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, ब्रेन में जो ब्रेन रहेगा, ब्रेन तक वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो पाएगी और वहाँ पे उनके फेनेटिंग की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसी कारण से अगर उनमें हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम फिजियोथेरेपी ये दे रहे हैं तुर्किश बाथ, तो उसमें क्या होगा, वह उनको सडनली डिजीनेस हो सकता है, पेशेंट वहाँ पे फेंटिंग की कंडीशन डेवलप होगी, पेशेंट इंजर्ड हो सकता है और वहाँ पे वीकनेस या फिर लो ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसी कारण से फेनेटिंग टेंडेंसी वाले पेशेंट में हम क्या करेंगे, तुर्किश बाथ अवॉइड करेंगे, वहाँ पे हम नहीं देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड डिसऑर्डर के बारे में। ब्लड डिसऑर्डर में मान लिया किसी पेशेंट के सीवियर एनीमिया की कंडीशन है, तो एनीमिया में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, जिससे जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाती है। तो अगर उस कंडीशन में हम तुर्किश बाथ देते हैं तो हीट से क्या होगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा। एनीमिया में ब्लड पहले से ही क्योंकि कम है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो पा रही है, इसीलिए वहाँ पे इसकी जो डिमांड होगी वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है और वहाँ पे एक्सेसिव फटीग होने की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ब्रीदलेसनेस होगा, डिजीनेस बढ़ जाएगा और हार्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो सीवियर एनीमिया की कंडीशन होगी उसको वहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड माना गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तुर्किश बाथ को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर मान लिया पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया या अदर जो डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड होता है प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है और वहाँ से ब्लड क्लॉट नहीं होगा आसानी से, तो क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत एक्सेसिव होती है। तो तुर्किश बाथ अगर हम अवॉइड वहाँ पे देंगे तो तुर्किश बाथ में क्या होता है, हार्ट बाथ रहता है, प्लस मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, इस कारण से वहाँ पे क्या होगा, वेसोडाइलेशन काज होगा, ब्लड वेसल्स और ज़्यादा डायलेट होंगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कंडीशन में होगी उसको और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाएगा, ब्लड कह सकते हैं वहाँ पे और ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, एक्सेसिव हीट एक्सपोजर से इसकी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। जब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लगेगा तो जब ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका ब्लड लॉस होगा, ठीक है। और जो ब्लड लॉस होगा तो रिकवरी का प्रोसेस भी उसका इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, अफेक्टेड होगा, पूरा रिकवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पेशेंट को तुर्किश बाथ नहीं देंगे, क्योंकि अगर उस कंडीशन में हम तुर्किश बाथ देते हैं तो पेशेंट में ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा और वहाँ पे और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इस कारण से वहाँ पे हम इसको अवॉइड करते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, हम वहाँ पे तुर्किश बाथ को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक आपको, और अगर आप लोग BAMS, BHMS, BOMS या BNYS किया है तो लीगल वे में आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया BNYS कर रहे हैं, BNYS करने के बाद वहाँ पे आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है CCH, ठीक है। आप लोग CCH कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स होता है, कंप्लीट फीस 25,000 है। इसको करने के बाद आप लोग वहाँ पे लीगल वे में एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा
कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और वहाँ पे एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डॉक्टर्स भी आपको जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसके बारे में आप पेशेंट के बारे में या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में वहाँ बता करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस के बारे में बात की जाए तो इसकी फ़ीस है 25,000 और ये भी 1 ईयर का कोर्स अप्रॉक्स वही रहता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।